गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए मॉडल वर्ब्स का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसको कि आज हम फिर से विधिवत अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट में नंबर 1 जो पार्ट दिया था, पार्ट 1, उस पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब्स का अर्थ क्या है, ये कहाँ से लिया गया और किस तरीके से इसका अर्थ को समझते हुए इसका प्रयोग करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम जानें, और साथ साथ हमने उसे ये भी बताया कि इसका प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने मॉडल वर्ब्स के पार्ट 1 में जान ली। तो अब हम जानना चाहेंगे कि पार्ट 2 के अंतर्गत के जो मॉडल वर्ब्स में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो इन मॉडल वर्ब्स का उपयोग किन किन अर्थों में किया जाता है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है, ये सब हम पार्ट 2 में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मॉडल वर्ब्स नंबर 1 पर यूज ऑफ शैल। यूज ऑफ शैल, जनरली शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। ये हम सभी जानते हैं कि शैल का जो प्रयोग होता है वह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई व वी के साथ किया जाता है, आई एंड वी। बट किंतु इफ द गिवन सेंटेंस हैज द सेंस ऑफ फोर्स, अगर दिए गए वाक्य में फोर्स यानी दबाव का भाव है, सेंस है, या थ्रेट धमकी का सेंस है, धमकी का भाव है, सर्टेनली निश्चितता का भाव है, नेसेसरी आवश्यक है, श्योरली जरूरी, कंपल्सन मजबूरी, प्रॉमिस वचनबद्धता, कमांड आदेश, लीगल कंपल्सन वैधानिक मजबूरी, अगर ये सेंस है, ये भाव उस वाक्य के अंतर्गत आते हैं, तो देन वी चेंज जनरल रूल। जो हमारा जनरल रूल था, सामान्य नियम था कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो ये जनरल नियम था, किंतु इसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज करते हैं। क्या है? चेंज जनरल रूल, आई ई, दैट इज शैल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। यानी कहने का भाव जहां आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हो रहा था, अब वो सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन से हैं? यू, दे, ही, सी, इट, नेम एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। यू शैल डू योर वर्क एट वंस। आपको तत्काल यह कार्य करना ही होगा, अर्थात ये क्या है, कमांड दे दिया। ऐसे ही सी शैल गेट अ प्रॉमिस इफ सी स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जाम, और इसका भाव है प्रॉमिस वचनबद्धता। तो जहां आपने देखा यू के साथ शैल और सी के साथ शैल, जो कि इन यू और सी के साथ बिल का प्रयोग होता था, तो ये जनरल रूल जो हमारा आई और बी के साथ शैल होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है अगर ये सेंस प्रयोग में होते हैं। तो साथ में एक बात और ध्यान रखना होगा कि अगर हम इनका इस जनरल रूल को चेंज करते हैं, तो ये शब्द हैं इनको हम कहते हैं एम्फेटिक वर्ड्स। तो इन एम्फेटिक वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं यूज ऑफ शुड। शुड का अभिप्राय होता है चाहिए। शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, यानी शुड क्या है, शैल का पास्ट फॉर्म है। इट इज यूज इन द सेंस ऑफ एडवाइस। इसका जो प्रयोग होता है वह सलाह यानी परामर्श के अर्थ में, सजेशन सुझाव के अर्थ में, काउंसिल परामर्श, फिर सेंसिबल एक्शन समझदारीपूर्ण कार्य, करेक्ट एक्शन उचित कार्य, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य का यही भी पार्ट है, ईटीसी। इस तरीके से हम इन भाव में क्या करते हैं,
इस शुड का सेल के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। एक खास जो बात होती है वो क्या है, शुड इज यूज्ड विद लिस्ट आल्सो। शुड का प्रयोग लिस्ट के साथ भी किया जाता है, यानी ये मान लीजिए कंपलसरी है कि अगर लिस्ट आ गया तो निश्चित रूप से उस वाक्य में शुड का ही प्रयोग होगा। अब इसके भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फील। एक कड़ी मेहनत करो, ऐसा न हो। इस लिस्ट का अभिप्राय क्या है, ऐसा न हो कि। तो यहाँ वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, ऐसा न हो कि आप असफल हो जाए। अब बात करते हैं यू शुड वर्क फॉर हाईएस्ट मार्क्स, यानी आपको जो सर्वोच्च मार्क्स हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने होते हैं, उसी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यूज ऑफ विल, विल का जो प्रयोग होता है वो क्या है, जनरली विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। विल का प्रयोग जो होता है सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यू, दे, ही, सी, इट, ने, इट आदि के साथ किया जाता है। बट किंतु इफ द गिवन सेंटेंस हैज द सेंस ऑफ फोर्स, अगर दिए गए वाक्य में क्या हो, फोर्स, दबाव का अर्थ हो, दबाव का सेंस हो, थ्रेट, धमकी, धमकी का सेंस हो, सर्टेनली, निश्चितता, नेसेसरी, आवश्यक, श्योरली, जरूरी, कंपल्सन, मजबूरी, इंटेंशन, इरादा, विलिंगनेस, रजामंदी, प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, रिक्वेस्ट, निवेदन। अगर ये अर्थ इसमें छिपे होते हैं, उसका सेंस व्यक्त होता है, देन वी चेंज, उस समय हम क्या करते हैं, बदलते हैं। देन वी चेंज जनरल रूल, जो हमारा सामान्य नियम था कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते थे, विल का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि जनरल, देन वी चेंज जनरल रूल, दैट इज विल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई एंड वी। डूइंग सो, ऐसा करने पर वी डोंट यूज दिस एम्फेटिक वर्ड। यूज एम्फेटिक वर्ड से जब इंटेंशन है, इरादा है, धमकी है, वचनबद्धता, जो भी है उसके एम्फेटिक वर्ड्स है, उनका दोबारा से प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, आई विल गो टू दिल्ली फॉर ए जॉब, इसमें साफ जाहिर होता है कि हाँ मेरा इंटेंशन है कि अपने कार्य के लिए मुझे दिल्ली जाना है। फिर वी विल डू और डाई, हम करें या मर जाएं, क्या है हमारा इरादा है, इंटेंशन है, वी विल डू और डाई, डिटरमिनेशन क्लियर होता है। अब इसी तरीके से यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड अर्थ होता है चाहिए, चाहिए। अब इसके आगे क्या है, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म होता है। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट, और इसका प्रयोग भूतकालीन आदत के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रीफरेंस, पसंदगी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए। प्रेजेंट डिडक्शन ऑब्लिक अजम्पशन, यानी वर्तमान में जो हमारा निष्कर्ष निकल के आता है, या पूर्व धारणा जो भी होती है उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना आदि अर्थों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ जूस और कॉफी, आप जूस लेना पसंद करेंगे या कॉफी, यानी ये प्रीफरेंस दिया गया है कि आप कौन सी चीज पसंद करते हैं। नेक्स्ट, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, और मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलना पसंद करता था या क्रिकेट खेला करता था। पास्ट हैबिट, इस तरीके से हमारे पास्ट हैबिट को व्यक्त किया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूज ऑफ कैन। कैन का जो अर्थ होता है सकना होता है। इट इज यूज इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी, अर्थात वर्तमान में सामान्य संभावना के अर्थ में। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, व्यावहारिक संभावना। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अनौपचारिक निवेदन। इनफॉर्मल
इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक अनुमति, प्रेजेंटेबिलिटी, वर्तमान में योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, पावर शक्ति, ईटीसी आदि अर्थों में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, अर्थात किसी भी व्यक्ति से त्रुटि हो सकती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है टू एयर इज ह्यूमन फ्लैश, गलती करना मानवीय स्वभाव है, अर्थात ये व्यवहारिक प्रक्रिया है, किसी से भी कोई त्रुटि हो सकती है। कैन आई टेक योर बुक नाउ, अर्थात यहाँ परमिशन है, क्या मैं अब आपकी पुस्तक ले सकता हूं। अब कैन के बाद बात करते हैं कुड की। तो यूज ऑफ कुड, कुड का जो अर्थ होता है सका, सकी, सके। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये कुड क्या है, कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है, अर्थात इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, जो विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन के अर्थ में पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वह कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकालीन संभावना, प्रेजेंट थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, अर्थात वर्तमान में व्यवहारिक और वास्तविक जो संभावना है वह कुड के साथ व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन, वर्तमान और भविष्य के लिए अनुमति के अर्थ में भी कुड का प्रयोग होता है। पास्ट एबिलिटी, भूतकालीन योग्यता के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। पास्ट कैपेसिटी, भूतकालीन क्षमता, पास्ट फिजिकल पावर, भूतकालीन शारीरिक शक्ति आदि अर्थों में ही कुड का प्रयोग होता है। एक खास बात इसमें यह थी कि जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में जो पहली बार मैं कहा था, ये पोलाइट रिक्वेस्ट, इसके लिए सेंटेंस में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्लीज, सर, डियर आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से कुड ही प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। कुड यू हेल्प मी प्लीज, इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे मेरी मदद कर सकते हैं। कुड आई यूज योर बुक नाउ, ये प्रेजेंट परमिशन है, वर्तमान में क्या आप इस समय अपनी पुस्तक मुझे दे सकते हैं, अनुमति ली गई है। कुड आई यूज इट टुमारो, क्या मैं इसका उपयोग कल भी कर सकूंगा, तो यह फ्यूचर परमिशन है, यानी फ्यूचर के लिए भविष्य की हमने अनुमति मांगी है। अब इसके बाद कैन कुड के बाद हम प्रयोग करते हैं नेक्स्ट मे का। यूज ऑफ मे, MAY, मे का अर्थ होता है सकना, यानी कैन के समान इसका अर्थ भी सकना ही होता है, और इसका जो प्रयोग है क्या, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन, अर्थात इसका औपचारिक निवेदन या अनुमति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट, सामान्य प्रार्थना, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड, इन सब का अर्थ होता है तथ्यात्मक संभावना। विश, इच्छा या शुभकामना, ब्लेस, आशीर्वाद, कर्स, अभिशाप, डाउट, संदेह, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ETC आदि अर्थों में हमारा मे का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। मे आई कम इन सर, फॉर्मल परमिशन है या रिक्वेस्ट है। अब मे यू लिव लॉन्ग, ये विश है, इच्छा है, शुभकामना है, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, सी मे ऑब्टेन गुड मार्क्स एंड सी इज वर्किंग हार्ड, यहाँ क्या है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी यानी तथ्यात्मक संभावना है, एंड सी इज वर्किंग हार्ड, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे क्या है, सी में ऑब्टेन गुड मार्क्स, अर्थात वह निश्चित रूप से क्या है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ माइट, माइट का अभिप्राय भी वही सका, सकी या सके, या अर्थ इसको सीधे शब्दों में कहा जाए चाहिए होता है। अब इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिमोट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, अर्थात दूरस्थ या न्यून संभावना। डिफिडेंट परमिशन
संशयात्मक अनुमति, डिफिडेंट रिक्वेस्ट, आप संशयी प्रार्थना, कैजुअल रिक्वेस्ट, आकस्मिक निवेदन, सर्टेनिटी निश्चितता, नेसेसरी आवश्यक, ड्यूटी कर्तव्य आदि अर्थों में माइट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, टेक ए टैक्सी, आप टैक्सी लें, अर्थात किराए पर एक टैक्सी लें। टेक अ टैक्सी, यू माइट कैच योर ट्रेन, आप अपनी ट्रेन को यानी रेलगाड़ी को ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर आप टैक्सी नहीं लेते तो हो सकता है छूट जाए ट्रेन। तो यहाँ दूरस्थ संभावना, हम दूर बैठे हैं और स्टेशन पर पहुंचने के लिए दूरी का अंतर है, इसीलिए यहाँ पर दूरस्थ संभावनाएं पॉसिबिलिटी है। माइट आई सी डॉक्टर गुप्ता डिफिडेंट रिक्वेस्ट, इसके अंतर्गत आपका क्या है, डिफिडेंट रिक्वेस्ट, कि हम उसे पूछ रहे हैं, संशयात्मक रूप से अनुमति मांग रहे हैं कि हम उनसे मिल सकते हैं डॉक्टर गुप्ता से या नहीं। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इसमें भी डिफिडेंट परमिशन है, अनुमति मांग रहे हैं, आत्मसंशय अनुमति है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं या नहीं, तो इस तरीके की अनुमति के लिए है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट अर्थ होता है अवश्य, चाहिए। इसका प्रयोग, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी, इसका अर्थ होता है बाध्यता। कंपल्सन, कंपल्सरी, मैंडेटरी, इसका जो अर्थ होता है, ये तीनों वर्ड सिनोनियम है और इसका अर्थ होता है अनिवार्यता। कॉयर्सन, कंपेल्ड, दबाव। सर्टेन, सर्टेनली, श्योर, श्योरली, श्योरिटी, ये सब के सब जो वर्ड है, सर्टेन, सर्टेनली, श्योर, श्योरली, श्योरिटी, ये सिनोनिम्स है। इसका अर्थ होता है निश्चित। एसेंशियल, नेसेसरी, नेसेसिटी, अर्थ होता है आवश्यक के अर्थ में मस्ट का प्रयोग होता है। इनएविटेबल, अवश्यंभावी के अर्थ में भी मस्ट का प्रयोग होता है। ऑर्डर, कमांड यानी आदेश के अर्थ में भी होता है। थ्रेट, धमकी के अर्थ में भी। एंड स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी, सशक्त संभावना आदि के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। ऑब्लिगेशन अर्थात यह बाध्यता है कि विद्यार्थियों को निश्चित रूप से विद्यालय गणवेश में ही आना चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कंपल्सन, अर्थात कंपल्सन के अर्थ में ये सेंटेंस दिया गया है कि हमें निश्चित रूप से सड़क यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात अवश्य पालन करना चाहिए। यहाँ भी हमारी क्या है, बाध्यता है, दबाव है। इसी तरीके से हम बात करते हैं यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज टू का प्रयोग, भूतकालीन आदत, अर्थात भूतकालीन जो आदत होती है, पास्ट हैबिट होती है, उसी के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द पास्ट हैबिट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू गो स्कूल ऑन फुट, कि मैं बचपन में विद्यालय पैदल जाया करता था, यानी पास्ट हैबिट। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल, शी यूज टू सिंग इन हर अर्ली लाइफ, पास्ट हैबिट इसमें भी है, अर्थात तो अपने प्रारंभिक जीवन में संगीत गाया करते थे। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑट टू। ऑट टू का अभिप्राय होता है नैतिक कर्तव्य। इट इज यूज्ड फॉर द मॉरल ड्यूटी, अर्थात ये मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, शुड इज ऑल्सो यूज्ड लाइक ऑट टू फॉर मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए शुड का भी प्रयोग ऑट टू के समान चाहिए के अर्थ में, अर्थात नैतिक कर्तव्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, वी ऑट टू सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें भी मॉरल ड्यूटी है। यूज ऑफ नीड,
यूज ऑफ नीड का अर्थ होता है जरूरत होना। इट इज यूज इन द सेंस ऑफ नीड, अर्थात जरूरत होने के अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज इन बोथ फॉर्म, इसका प्रयोग दोनों ही रूपों में किया जाता है, एज ए मॉडल वर्ब एंड अ मैन वर्ब, अर्थात इसका प्रयोग मॉडल वर्ब और मैन वर्ब दोनों ही रूपों में किया जाता है। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज यूज्ड विद नीड, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नॉट का प्रयोग नीड के साथ संक्षिप्त रूप में, इन शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप में किया जाता है। टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए नीड इज यूज्ड, नीड का जो प्रयोग होता है जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता से पूर्व किया जाता है। एंड क्वेश्चन मार्क इज अप्लाइड एट लास्ट, और जो क्वेश्चन मार्क है उसका अंत में प्रयोग जरूर करते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स नीड स्टडी हार्ड, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स नीडंट वेस्ट देयर टाइम, विद्यार्थियों को अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए या उन्हें जरूरत नष्ट करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में, नीड स्टूडेंट स्टडी मोर, क्या विद्यार्थियों को और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब इसके बाद हम प्रयोग करते हैं यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर यानी साहस करना, हिम्मत जुटाना। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ करेजियस वर्क, अर्थात साहसिक जो कार्य हैं, हिम्मत वाले कार्य हैं, उन कार्यों के लिए हमेशा डेयर का प्रयोग किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन बोथ फॉर्म, इसका प्रयोग भी दोनों ही अर्थों में होता है, एज ए मॉडल वर्ब एंड ए मैन वर्ब, अर्थात मॉडल वर्ब और मैन वर्ब दोनों ही रूपों में डेयर का प्रयोग किया जाता है। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नॉट इज यूज्ड विद डेयर, नॉट का प्रयोग डेयर के साथ होता है, इन शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप में ही करते हैं। टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए डेयर इज यूज्ड जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, अर्थात डेयर का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, बछेंद्री पाल डेयर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया। यानी जो डेयर वर्ड लिया ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया, यानी मैन वर्ब के रूप में प्रयोग कर दिया। और फिर ही डेयरंट टू फेस एनी प्रॉब्लम, उसमें किसी भी समस्या का मुकाबला, सामना करने की हिम्मत नहीं है। डेयर ही फेस विद एनी प्रॉब्लम, क्या वह किसी भी समस्या से या परेशानी का मुकाबला कर सकता है, क्या ऐसा है। अब इसी के साथ साथ हम और जो 13 मॉडल वर्ब जो मैंने बतलाए थे वो यहाँ तक कंप्लीट हुए। इसके अलावा 3 वर्ब और छांट के लाए, वो क्या है आपकी हैज टू और हैव टू, जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, और हैड टू पास्ट ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, शैल या विल हैव टू फ्यूचर ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। इस तरीके से हमारा जो मॉडल वर्ब का एक एक करके हमने कंप्लीट किया, और आप इसका नियमित रूप से अध्ययन करें। अध्ययन करने के साथ साथ मैंने आपको स्टार्टअप में कहा था कि आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बहुत कुछ आएगा। और शुरू से अंत तक पहले वीडियो को भी सुने, दूसरे को भी सुने, और इसके बाद एक की बोर्ड और तैयार करेंगे जो 3rd वीडियो में बताएंगे, जिससे कि और उसके साथ एग्जाम्पल भी होंगे, एक्सरसाइज होगी कि किस तरीके से मॉडल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब जाकर के आपका मॉडल वर्ब का जो है पार्ट क्लियर होगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पर मैं थैंक यू, धन्यवाद बोलता हूँ।